डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। पूरे भारतवर्ष में विमुद्रीकरण का माहौल चल रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें भी है और कुछ लोगों को ये पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी लग रही है। ये पहली बार भारत में विमुद्रीकरण का सिलसिला और प्रोसेस और पॉलिसी बनाई गई आजादी के बाद, और काफी तेजी से इसका एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। 31 दिसंबर विमुद्रीकरण का आखिरी दिन होगा। आपने बहुत सारे टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी। आपने अर्थशास्त्री जितने भी है उनकी प्रतिक्रिया सुनी और विशेषज्ञों की भी आपने, उनके जितने भी विचार विमर्श थे वो भी आपने सुने। लेकिन आज तक किसी भी चैनल ने या किसी भी प्रिंट मीडिया ने किसी संत से इसके बारे में चर्चा नहीं की। पहला चैनल है जो इस मुद्दे पर आज चर्चा करेगा, एक ऐसे संत के साथ, एक ऐसे राष्ट्र गुरु के साथ जिनका इस क्षेत्र में आध्यात्मिक अनुभव है, इस क्षेत्र में उनका गहरी एक सोच है और उस नई सोच से आप सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। ये कार्यक्रम हम आज नवग्रह तीर्थ जो वरूर में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट हुबली, कर्नाटका, यहां से करने जा रहे हैं। और आज हमारे स्टूडियो में यहाँ के संस्थापक, यहाँ के आचार्य, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने में आचार्य राष्ट्रीय संत गुणधर नदी महाराज जी का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको नमन करता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले तो मन में यही प्रश्न आ रहा है कि ये इतने पावन और पवित्र तीर्थ में हम आज बैठे हैं और इतने पावन और पवित्र तीर्थ से हम एक देश को एक नई मैसेज देना चाहते हैं। देश के जो लोग हैं, यहाँ के भारतवासी हैं, वो बहुत बड़ी एक समस्या से आज जूझ रहे हैं, वो है विमुद्रीकरण का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमुद्रीकरण का 8 नवंबर को ये ऐलान किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और तब से आज तक ये विमुद्रीकरण का सिलसिला चल रहा है। तो संत की दृष्टिकोण से आपको ये जो पॉलिसी है ये कैसी लग रही है? ये आपको देश के हित में है, देश के अगेंस्ट है, देशवासियों के हित में है, और किसको इससे लाभ मिल सकता है? आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। मुद्रीकरण से मुक्त होकर संत एक मोक्ष मार्ग पर पथदर्शी होता है जी। पर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक क्रांति हुआ है भारत देश के अंदर। यह क्रांति सदियों पूर्व होना चाहिए था, अब हुआ है। प्रधानमंत्री का दाद देना पड़ेगा, इतनी बड़ी हिम्मत इन्होंने जुटाई और काले धंधे बंद करने के लिए 1000 और 500 के नोट बंद किए जी। उद्देश्य स्वच्छ, सुंदर और भारत के उद्देश्य अच्छे हो, इस उद्देश्य से उन्होंने लिया है। परंतु कुछ त्रुटियां रह गई इसमें जी। सबसे पहला ये प्लानिंग रहित घोषणा हुआ जी। इस कारण कई समस्याएं से सरकार को भी जूझना पड़ा, आम आदमी को भी जूझना पड़ रहा है जी। और भारतवर्ष में एक भूचाल हो रहा है अर्थ का। कई समस्या के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई जी। कई लोगों की हार्ट अटैक हुआ, कई लोग इससे परेशान हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कारण उद्देश्य अच्छा है, प्लानिंग रहित हुआ है। जी जी।
इसलिए क्या है, अभी जो प्लानिंग रहित क्या हुआ, जब हमारे भारतवर्ष में इन दिनों में शादी ब्याह कार्यक्रम अनुष्ठान आराधना यज्ञ हवन भागवत कथा पंच कल्याण पूजा नाना प्रकार के अनुष्ठान नित्य निरंतर चलते रहते हैं, जो भारत का गौरव है। शांति समाधान के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, परंतु उनका कोई पर्याय व्यवस्था उन्हें ढूंढ के नहीं रखा। अब कई कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं, कई शादी ब्याह खत्म हो गए हैं, तो इसका व्यवस्था पहले से अगर अर्थ मिनिस्टर ने अगर इसको सही ढंग से अगर भारत के सामने रखते तो शायद ये यश की जगह अपयश जो थोड़ा बहुत उनको मिल रहा है वो न मिलता। अब महर्षि यहाँ एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, हमें विमुद्रीकरण करना आवश्यक क्यों था? और प्रधानमंत्री जी ने 2-3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। एक, उन्होंने ये कहा कि जो करप्शन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, विमुद्रीकरण से करप्शन खत्म होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो उग्रवादियों को फंडिंग होती है वो भी विमुद्रीकरण से वो उग्रवादियों की फंडिंग बंद होगी। और उन्होंने ये कहा कि डिजिटल इंडिया करने से हमें आगे ये करप्शन भी खत्म होगा और आसानी से ये फंड का जो फ्लो है ये चलता रहेगा भारतवर्ष में। तो संत के दृष्टिकोण से आपका क्या कहना है इसके? उद्देश्य भ्रष्टाचार खत्म हो था जी, इसमें दो मत नहीं है, दो राह नहीं है, बट समस्या ये है कि इससे भ्रष्टाचार 2000 नोट बदलने से या 500 बंद करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है जी। कारण ये है कि ये एक वस्त्र बदलना जैसा हुआ। आदमी तो वही का वही है, आदमी नहीं बदला, मात्र वस्त्र बदला है। वस्त्र बदला, हाँ, इंसान तो वही है, इंसान नहीं बदला, केवल वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने से इंसान नहीं बदलता है। और जब तक इंसान नहीं बदलेगा, इंसान की अगर दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, विचारधारा नहीं बदलेगा, तो जब को भ्रष्टाचार खत्म नहीं। सबसे पहले आपको अगर लगेगा कि मैं अभिमान होना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचार रहित हूं जी, वो कब बनेगा? हाँ, इससे अगर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। एक 20% मेरे हिसाब से, मेरे सोच से, मेरे भारत यात्रा के माध्यम से, अनेक वक्तों की चर्चाओं के माध्यम से मुझे जो अनुभव हुआ, इससे 20-30% डिफरेंस आएगा भ्रष्टाचार में। 100% इससे अगर ब्रेक लग जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके लिए आपको भारत को कुछ नया आयाम देना पड़ेगा, कुछ नया सुविधा देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार होता क्यों है? कारण यह है, होने का टैक्स ज्यादा है हमारा भारत देश में। भारत देश के अंदर अगर 1 करोड़ रुपए आदमी कमाता है, इनकम होता है, 30% उसको भर दो। जो बचा है 70 लाख रुपए, उसमें कोई गाड़ी मकान या अमुक जमा लेता है, उसमें 15-20% और निचोड़ लेते हैं। उसके बाद मकान बन जाए, गाड़ी ले जाए तो रोड टैक्स, टेल टैक्स, डीजल, ये प्रकार नाना प्रकार की जो बोझ गवर्नमेंट ने आम इंसान पर लादा है, वो जब तक उसको कम नहीं होगा तब तक भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इतनी सरल कर दो, ले लो 20%, 30% ले लो। हाँ, तुम उसको निचोड़ते जा रहे हो, 50-60 तक ले रहे, तो आदमी कहां तक देता जाएगा? अच्छा चलो दे भी दे तो उसको आदमी को कोई जब नुकसान में आता है, जब आदमी वो व्यापार में उसको कोई हानि हो जाती है तो गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलता। एक ये वो, उसी प्रकार अमेरिका में देख लो, जर्मन में देख लो, अन्य देशों में देख लो। अन्य देशों में अगर टैक्स भरता है उसको इंश्योरेंस फ्री रहता है, हेल्थ पूर्ण फ्री रहता है। तो भारत देश में मिलता है क्या है? टैक्स तो भर रहा है आदमी, परंतु उसको रिफंड क्या मिलता है उससे? टैक्स। हाँ, ये एक है। उसके अलावा जो है भारत देश में टैक्स भरने वाला गरीब तो है ही नहीं, और अमीर है वो भी सही ढंग से टैक्स नहीं भर पाता है, और जो पिसता है वो मध्यम वर्गीय पिस रहा है। आमिर तो नाना प्रकार के चोर के रास्ते हजार है, ईमानदार का रास्ता एक है।
जैसा आप आए तो एक ही दरवाजे से आएंगे और जाएंगे एक ही दरवाजे से जाएंगे, पर बेईमान आदमी, चोर आदमी हजार दरवाजा ढूंढ लेगा, अनेक प्रकार के साधन ढूंढ लेगा और अपना रास्ता निकाल लेगा। परंतु जो मध्यम वर्गीय गवर्नमेंट सर्विस से या प्रकार एकदम एक नंबर जो हमेशा करता आ रहा है, वो आदमी हमेशा पिसता आ रहा है और उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है भारत के अंदर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले, इसके पहले, अगर नोटबंदी के पहले, भ्रष्टाचार के पहले, सबसे पहले जो टैक्स है उसको कम करे। क्योंकि जो टैक्स जो है आजादी के पहले से जो कर लगाते आ रहे हैं, विदेशों ने जो, विदेशों का उद्देश्य यही था, विदेशों का जो उद्देश्य था कि भारत आदमी आगे ना बढ़े। अंग्रेजों का जो हमेशा यही पॉइंट था कि वो गुलाम बना रहे, गुलाम रहे, तो गुलाम ही हमेशा भारत का करता, हमारा करता रहे, तो वही हम कंटिन्यू चल रहा है। तो आदमी को टैक्स 20% बहुत पर्याप्त है। उसके बाद आप रोड टैक्स अलग लगाओ, सर्विस टैक्स अलग लगा दो उनके, और उसके बाद रोड टोल टैक्स अलग लगा दो, नाना प्रकार के आदमी पर जो आप बोझ डाल रहे हो, वो जब तक आप कम नहीं होगा, एक ही एक टैक्स दे करके, वो भी छोटा अमाउंट में टैक्स दे के पड़े, तो करोड़ों हजार लोग, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही टैक्स देंगे लोग। तो आपका कहना महाराज ये है कि पूरा जो यूनिफॉर्म, जैसे जीएसटी का भी ये बिल, जीएसटी के अंदर मात्र बाकी लेने देने में होगा, बाकी चीजों में इनकम टैक्स तो जैसे का तैसे ही रहेगा ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ही टैक्स लो, जेटीसी लो या आईटीसी लो, अच्छा, एक ही टैक्स लो, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, वो एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बार बार उसको कहां तक देगा आदमी? अगर आपको 60% पैसा उसने दे दिया, फिर अपना बाल बच्चे को क्या होगा, उसकी जीवन क्या होगा? मध्यम वर्गीय का अगर है, मध्यम वर्गीय आदमी है, उसको पहले सैलरी के पहले काट लेते हैं आप लोग। हम करोड़पति की बात नहीं कर रहे, अब जो पति की बात नहीं कर रहे, उसको तो 10 जन्म तक उसको बना के रखा है उसने। गरीब को तो पूरा गवर्नमेंट उसको निछार कर रहा है। हाँ, अच्छा, जो टैक्स का पैसा है, टैक्स का जो पैसा आता है, वो आप लोग राजकारण में अपनी सुविधा के लिए वापर रहे हो जी। आज ये बताओ, कई प्रदेशों में चावल फ्री कर दिया, कई देशों में लोगों को ये बिजली फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, ये फ्री कर दिया, उससे दुरुपयोग हो रहा है जी। चावल, हमारे कर्नाटक देश में चावल फ्री करा, कई जगह ऐसे देखने को मिलता नजारा, वो चावल लोग बेचते और शराब पीते हैं। तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ। तो वो हमारा कहने का तात्पर्य, उन गरीबों को फ्री ना करते हुए उनको बड़े बड़े उद्योग लगा के उनके बाप दादों को नौकरी लगा दो और परमानेंट उनको एक सहाय दे दो जी। चावल ना देने के बजाय खाना दे दो, जिससे उससे और ये गलत रास्ते पर ना चल सके। महाराज जी, आप जो टैक्सेशन की जो बात है, ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है और इस पर आप एक संत है, दिगंबर संत है, तो आपसे हम इस पर और चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से टैक्सेशन की पॉलिसी भारत सरकार को बनानी चाहिए। मेरा यही कहना है कि आम आदमी को बोझ न लगे, मध्यम वर्ग को बोझ न लगे, उसका घर चले, संसार चले, परिवार चले, धर्म ध्यान चले और फ्यूचर में ये ना हो, एक तो इस प्रकार के कम से कम टैक्सेस बनाए जाए। एक दूसरी बात, अगर बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, अचानक दुर्घटना से, कोई समस्या से ग्रसित हो जाता है, तो उसको पूर्णतः हेल्थ का ये मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलना चाहिए। कोई ऑपरेशन है, उसका कोई हॉस्पिटल का बिल है, या कोई उनके परिवार वाले का, पीछे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका परिवार कोई दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होकर के मृत्यु हो जाता है, उनको ऑटोमेटिकली कुछ पहुंचे 10-15 लाख, जो उनके अभाव में ये लोग जी सके ढंग से। इस प्रकार की सुविधीकरण टैक्स के माध्यम से आम आदमी को भी होना चाहिए। एक ही को सरकार हमेशा क्या देखता आ रहा है, गरीब को देखता है और अमीर को देखता है, मध्यम वर्ग को कोई सोचता ही नहीं है। जिसका 10 लाख पगार है, 5 लाख पगार, उसको कौन सोच रहा है? एक भी आदमी नहीं सोच रहा है जी। महाराज जी, अब जो आपने टैक्सेशन की बात कही है, अब पूरे भारतवर्ष में अगर एक टैक्सेशन का हम प्रोसेस रखेंगे और हम रोजमर्रा की जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने ब्रश, टूथपेस्ट यूज किया, खाना चावल यूज किया,
तेल यूज किया उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, फिर हम अपनी सैलरी से या अपनी इनकम से उस पर भी हम टैक्स अपना कटवाते हैं। तो ये दो टैक्स जो दो क्या हजारों टैक्स लग रहे, कितने लग रहे उनको हमको भी पता नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता। आपने जैसे 1 करोड़ रुपए में 30 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद आपने गाड़ी खरीदा या समझो अपने बिल्डिंग खरीदा, उसके बाद वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टैक्स अलग भर दो, हाउसिंग टैक्स भर दो, उसके बाद उसने लोन उठाया तो उसमें अलग टैक्स भर दो, उसके बाद करंट बिल आ रहा है तो करंट का टैक्स अलग करो, गैस लिया तो गैस का टैक्स अलग है, चावल लाओ तो अरे वो 70 लाख में ही ले रहा ना। या हमने अगर गाड़ी नहीं खरीदी, हमने लोन ले लिया, उसके बाद रोड टैक्स भरने के बाद भी जब हम सड़कों पर गाड़ी को दौड़ाते हैं, हाँ, तो हर जगह में ऑक्ट्राई जो टोल है टैक्स अलग कटता है। अच्छा, जब रोड टैक्स ले लिया, अभी देखो ये हाईवे हमने जो NH4 हमारे सामने NH4 है, ये बनकर के 12 साल हो गया, वाजपेयी सरकार में बना था, हाँ, तो इसमें हर एक मिनट में कम से कम हर एक सेकंड के अंदर 13 गाड़ी दौड़ती है और 13 गाड़ी आती है। अब बताओ 12 साल में कितने गाड़ी आई, कितने गाड़ी चली गई, हर से अगर अभी टैक्स नहीं दे रहा, 12 साल एक युग होता है, युग में एक टैक्स खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, गाड़ी खरीदते हो उसका टैक्स अलग लेते हो और उसके बाद टोल टैक्स अलग लेते हो, ये कब तक भरता रहेगा आदमी, कब तक आपका अत्याचार कब तक सहता रहेगा? ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है आम आदमी पर। जी महर्षि, अब जो विमुद्रीकरण हुआ है, इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा कि ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा क्या? जैसे गवर्नमेंट कहती है कि 20 दिन के बाद 31 दिसंबर के बाद में रास्ते निकलेंगे, जो लंबी कतारों में लोग खड़े हो रहे हैं बैंकों के सामने में, निराश होकर बहुत सारे लोग लौटते हैं क्योंकि बैंकों से उनको पैसा नहीं मिलता है। बैंकों का जो गवर्नमेंट RBI है या बाकी जो अथॉरिटीज है, उनका ये कहना है कि उन्होंने 5-5 लाख रुपए पर डे हर बैंक को दिया है, लेकिन वो 5 लाख रुपए आधे घंटे में खत्म होता है। उसके बाद में जो गरीब आदमी है वो वापस लौट के आता है। ATM में कैश नहीं है, बैंकों में कैश नहीं है। साथ में बहुत सारे लोगों में ये भी आरोप है कि ये बहुत सारे स्टेटों में इलेक्शन आने वाला है, जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इसके चलते हुए गवर्नमेंट ने ये आनंद फानंद में ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आपका क्या कहना है इस पे? कतार की बात है जी, कतार का समस्या कुछ दिन तक तो रहना ही चाहिए था। अब जो कतार है उसमें कई कारण हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से जिम्मेदार 4 लोग हैं। कतार का जो जिम्मेदार है वो 4 है। सबसे बड़ा बैंक है, खुद बैंक ही इसके जिम्मेदार है। कारण ये पता है कि जब एक बैंक के सामने इतने खातेदार है, पता आपको जी, 1-2 हजार खातेदार, 3,000 खातेदार या 200 आदमी अब आते हैं, ये 300 अंदाज तो पता रहता, आज कितने आए कल कितने आए इनको तो पता ही रहता है। तो उसे 10 गुना ले लो ना, 10 गुना मान लेते, आज 10 गुना आदमी आएंगे, तो 10 गुना आदमी आएंगे जब आपको पता है, तो 10 गुना आदमी आने का आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? पहले से प्लानिंग क्यों नहीं किया? एक तो ये कारण है। दूसरा, बैंक वाले के जो सुनने में आ रहा है, बार बार टीवी को देखने में आ रहा है, बार बार टीवी वाले जो सुना रहे हैं, न्यूज वाले दिखा रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बैंक वाले पीछे दरवाजे से काला धंधा शुरू किए हैं और उसके कारण जो है 24,000 की जगह 2,000 दिया जा रहा है। हाँ, अगर जिसका वसीली है, जिसका पहचान है, जिसका अच्छा बैंकों से मुलाकात है, उनको 2 नंबर में या आप मान लो उसको पीछे दरवाजे से भरपूर पैसा मिल रहा है। एक तो इस कारण कतार जैसे कि तैसे खड़ी और पीछे, अभी समझो वो बोल रहे 24,000 रुपये ले लो, हफ्ता में 24,000 ले लो, 24,000 ले लो। जब देखा जाता आदमी पहुंचता है तो वहां 2,000 भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो जब आपको पता था कि कल इतने आदमी थे और आज आने वाले हैं, तो वो पैसा गया कहाँ? तो कहीं जा रहा, तो 2 नंबर ही हो रहा है। तो वो एक तो ये हो रहा है। उसके बाद सरकार भी जिम्मेदारी इसके, सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि ये सारी इतनी समस्या तो पहले से प्लानिंग कर लेते ना, सिस्टमैटिक होता तो सही रहता। हाँ, और तीसरा लोग है आम आदमी में इसकी जिम्मेदार है। उसका आम आदमी इसलिए जिम्मेदार है, कई लोग जो है कि जानबूझ के उसको पैसा लेना, एक 10% लोग ऐसे भारत में हैं,
100% तो नहीं, हाँ 10% लोग ऐसे भी लोग हैं जो लोग मजा ले रहे हैं जी। और पैसा लेते हैं और दूसरे को देख करके कमीशनबाजी कर रहे हैं, तो वो भी कतार का कारण है। तीसरा जो है, चौथा मेरे कारण, मेरे हिसाब से मोदी के विरोधी लोग भी जो है मोदी का नाम बदनाम हो, सरकार का नाम बदनाम हो, इसलिए जानबूझ के वहां क्यों बनाए रखे। क्योंकि गवर्नमेंट की जो राजनीति होती है, जो अपोजिट वाला है उसका काम यही रहता है कि वो सामने वाले को बदनाम करे। एक तो ये हुआ। आपने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि इसमें कोई राजनीति तो नहीं है। अभी आदमी जो राजनीति कुर्सी पर बैठा और राजनीति तो करेगा ही करेगा ना, अपने लाभ तो सोचेगा, राजनीति को रणनीति बनाएगा। मुझे याद है, मैं एक बुक में एक कथा पढ़ा था, कथा बहुत राजनीति के बारे में समझने जैसी है। एक बाप 80 साल का था, वो मरने जा रहा था, शायद उसका उम्र अंत की ओर जा रहा था, आयु का क्षण गिन रहा था, और गिनते 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 क्या हुआ, अंतिम श्वास शुरू हुआ। तब उसका बेटा आया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे राजनीति की शिक्षा दो। तब वह राजनीति की शिक्षा मांगने गया तो बाप ने कहा एक काम कर, वो सामने सीढ़ी है उसको ले आ। वो दौड़ा दौड़ा गया और सीढ़ी लेके आया, और सीढ़ी ले आने के बाद उसने कहा ये सामने बिल्डिंग है, इस पर चढ़ जा। तो वो चढ़ने लगा। वो आदमी आधा रास्ता तक पहुंचा सीढ़ी से, बाप उठा और दे मारा उस सीढ़ी को पैर और उसको गिरा दिया। किसको गिराया? बेटे को। आधा रफ्तार में पहुंचा था, आधा रास्ते में पहुंचा, नीचे गिराया। तो उसने कहा बेटे ने, आप मर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ, मेरे को ऊपर चढ़ाया आप नहीं और गिराया आप नहीं, तो ये क्या है? तुम किसके लिए आए थे? बोले राजनीति की शिक्षा मांगने आया था। राजनीति का अर्थ यही होता है, चढ़ाओ खुद और गिराओ खुद ही। हाँ, तो बाप और बेटे का वहां संबंध नहीं रहता है, जो चढ़ रहा है उसको गिराने का काम होता है। तो राजनीति अब इसमें क्या है, अगर हो सकता है उत्तर प्रदेश का चुनाव के कारण ये डिक्लेयर हुआ हो, कई लोगों की ये है, पर उद्देश्य क्या है भगवान जाने। हाँ, परंतु अगर ये उद्देश्य है तो गलत है। अगर भ्रष्टाचार उन्मूलन का उद्देश्य है प्रधानमंत्री का, तो उसको सराहनीय कहा जाएगा। तो महाराज श्री का ये कहना है कि जब तक एक आदमी की मानसिकता नहीं बदलती तब तक करप्शन भारत में कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि जिस्म तो वही है, हम सिर्फ बाहर से कोई भी मेकअप कर ले या कपड़े बदल ले, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला है। महाराज जी का साथ में ये भी कहना है कि करप्शन का जो सबसे बड़ा जड़ है वो है हाई टैक्सेशन। और जितनी हाई जो दर रेट है टैक्सेशन की हमारे भारत में, उसकी जो चपेट में आते हैं वो मिडिल क्लास लोग आते हैं। गरीबों के लिए हर बार गवर्नमेंट सोचती है, अमीरों के लिए सोचती है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास लिमिटेड इनकम सोर्सेज होने की वजह से वो टैक्सेशन में पूरे फंस जाते हैं। उनको टीडीएस भी कटता है, इनकम से भी टैक्स कटता है, और हम हर कमोडिटी जो हम यूज करते हैं हर दिन उस पर भी हम टैक्स देते हैं। वो सवेरे मॉर्निंग से उठने से लेकर रात के सोने तक टीवी देखते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, हम ब्रश करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, खाना खाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टैक्स लगता है, हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स लगता है, और जब हम गाड़ी सड़कों पर चलाते हैं तो रास्ते में हमें ऑक्ट्राई का टैक्स लगता है। हम मकान खरीदते हैं तो लोन हम उठाते बैंकों से, उस पर भी टैक्स देते हैं। जब इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। फिर हाउसिंग टैक्स भी लिया जाता है हमारे से। तो टैक्स की इतनी दरें बनाई गई है, इतना सारा टैक्सेशन का प्रोसेस है इंडिया में कि एक आम आदमी टैक्स देते 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 थक जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है वो किस चीज पर टैक्स देता है, और पूरी इनकम ही उसकी ड्रेन आउट हो जाती है। साथ में महाराज जी का यह भी सुझाव है कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म टैक्सेशन की एक प्लानिंग करनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में टैक्स हम कमोडिटीज पर दे या हम इनकम टैक्स दे, यूनिफॉर्म टैक्सेशन होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में, और दरें बहुत कम रखनी चाहिए। जब दर कम होगी, लोगों के पास पैसा बचेगा, तो वो खुशी खुशी से
90%, 95% लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे और काला धन चल रहा है वो भी बंद होगा भारत में, और टैक्सेशन की जो चोरी है वो भी बंद होगी, और भारत खुशहाली और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा।